तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्काई क्लासेस में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। जैसा कि सभी को पता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो हमारी पृथ्वी पर खींची हुई होती हैं, ठीक है। तो अब मैं उस पर विस्तार से आपको चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर लोगों को परेशान करता है, ठीक है। तो चलिए आज हम इसे एकदम सरल तरीके से अध्ययन करते हैं, जिससे हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो सकें। चलिए देखिए, ये तो एक बड़ा सा आपको पृथ्वी का रूप दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बेसिक नॉलेज दे देना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले तो अगर हम इस पृथ्वी को समझें, अगर ये जो हमारी पृथ्वी होती है इसमें दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। कितने ध्रुव होते हैं? दो। एक ध्रुव होता है उत्तर की ओर और दूसरा ध्रुव होता है हमारा नीचे की ओर, ठीक है। तो एक ध्रुव जो होता है उसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। और जो दूसरा ध्रुव होता है इसे हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन सा ध्रुव है ये? दक्षिणी ध्रुव। तो हमारी पृथ्वी पर दो ध्रुव हो गए, पहला हो गया उत्तरी ध्रुव, दूसरा हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं इन्हीं ध्रुवों के से स्टार्ट होती हैं और पृथ्वी पर ऐसी सीधी सरल रेखा में खींची जाती हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं? ये रेखाएं हैं हमारी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। आप अगर इन्हें ध्यान से देखें तो ये कैसी रेखाएं हैं? सीधी हैं। सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? सरल रेखा, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं सीधी सरल रेखा होती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि पृथ्वी पर अगर हम दिशाओं को प्रदर्शित करें तो हमारा जो है दाएं हाथ पर क्या होता है? पूरब होता है। बाएं हाथ पर क्या होता है? ये होता है हमारा पश्चिम। और ऊपर की तरफ क्या होता है? ये होता है हमारा उत्तर। और नीचे की तरफ क्या होता है? ये होता है दक्षिण। तो अब आप समझ जाएंगे कि ये जो है हमारे चारों दिशाएं हो गई, हमारा पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, जैसे हमें किसी को डेफिनेशन देनी हो तो हम क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई सीधी सरल रेखाएं होती हैं। देखिए, सीधी सरल रेखा को हम क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। कैसी रेखा बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। तो आपको ध्यान ही रखना है परिभाषा देखते वक्त कि पृथ्वी पर खींची हुई पूरब से पश्चिम की ओर सीधी सरल रेखा अर्थात क्षैतिज रेखाओं को हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। और इसका एक नाम होता है समानांतर रेखा। क्या नाम होता है? समानांतर रेखा। तो ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैंने इस साइड में लिख दी है, आप यहाँ से नोट कर लेंगे कि अक्षांश जो होती हैं पृथ्वी पर खींची हुई पूरब से पश्चिम की ओर रेखाएं होती हैं, और ये रेखाएं कैसी होती हैं? क्षैतिज होती हैं, इसीलिए इन्हें अक्षांश रेखा के नाम से हम जानते हैं। साथ ही साथ मैंने लिख भी रखा है कि इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी? समान। इसीलिए इसे क्या नाम से जानते हैं? हम समानांतर रेखा के नाम से जानते हैं। और इनके बीच की दूरी जो होगी, अगर वो समानांतर है रेखाएँ, तो इनके बीच की दूरी भी समान होगी। अर्थात इनके बीच की दूरी हमें पता होनी चाहिए कितनी होती है। तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। यहाँ 111 है तो यहाँ भी आपकी कितनी होगी? 111 किलोमीटर, क्योंकि ये क्या है? सभी के सभी समानांतर हैं। अर्थात सभी के बीच जो दूरी होगी कितनी होगी? 111 किलोमीटर की होगी। मैंने कहा एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच। और वो अक्षांश क्या होनी चाहिए? वो अक्षांश जस्ट बाद वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक अक्षांश हमारी जो है 3 अंश की है और दूसरी 15 अंश की है, नहीं। हमें पता होना चाहिए कि हर एक अक्षांश जो होती है वो जस्ट बाद वाली अक्षांश के बाद अगर हम बीच की दूरी निकालेंगे तब वो आएगी हमारी कितनी? तब वो हमारी आएगी 111 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएँ हैं उन्हें हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये अगर हमारी पृथ्वी है, अगर हमें यहाँ अक्षांश बनाना है तो इसका जो सेंटर होता है, जो त्रिज्या होती है, सेंटर मतलब केंद्र, ठीक है, तो उसकी जो त्रिज्या होगी वृत्त की, जिसे हमने प्रकार से बनाया हुआ है, उस त्रिज्या को 2 गुना कर देना है, अर्थात इसे व्यास में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। पता होना चाहिए ना, व्यास क्या होता है? केंद्र से होकर ही जाने वाली रेखा होनी चाहिए। तो यहाँ आपको ये एक व्यास बना देना है और उसके बाद यहाँ पर प्रकार रखना है। मान लिया हमें 30 अंश का अक्षांश बनाना है,
तो प्रकार रख करके वो चांदा रख करके और उसके बाद तुरंत हमें 30 अंश का कोण इधर बनाना है और 30 अंश का कोण इधर बना देना है। उसके बाद इन दोनों को मिला देना है, ये हमारा क्या बन जाएगा, 30 अंश का अक्षांश बन जाएगा। अगर हमें नीचे की तरफ 45 अंश का बनाना है तो हमने तुरंत 45 अंश के दो कोण बनाए और उसके बाद इसे मिला दिया। ये कितने अंश का बन गया, ये हमारा 45 अंश का बन गया, ये 30 अंश का था। यदि हमें 60 अंश का बनाना है तो दो कोण 60 के बनाए, तुरंत हमारा ये 60 अंश का अक्षांश बन के तैयार हो गया। यानी क्या करना, केवल चांदे को घुमाते जाना। चांदा रखिए, दो कोण इधर, बस तुरंत आपको मिला देना है उनसे, ठीक है। तो अक्षांश बनाना बिल्कुल इजी है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ ये पता चल रहा है कि प्रत्येक अंश पर एक अक्षांश जाती, एक अंश पर एक अक्षांश जाएगी, दूसरे पर दूसरी, तीसरे पर तीसरी, अर्थात ये जो है अक्षांश आपकी ऐसे ऐसे गुजरती हुई पूरी यहाँ तक आती हैं। यानी टोटल अगर हम अक्षांशों की संख्या देखें तो यहाँ से यहाँ तक के कितने अंश होते हैं, टोटल 90 अंश। तो संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 90। यानी टोटल उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में संख्या कितनी हो जाएगी, 90। लेकिन वही संख्या अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में कुल संख्या कितनी हो जाएगी, वो भी हमारी कितनी रहेगी, वो भी 90 अंश पर 90 अक्षांश हो जाएंगे। उत्तरी गोलार्ध में भी 90 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90। लेकिन अभी आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक तो हम रेखाएं खींच लाएंगे, लेकिन इस जगह पर हम कोई भी अक्षांश नहीं खींच सकते क्योंकि हम पृथ्वी के बाहर निकल जाएंगे। जो एकदम 90 अंश पर जो हमारा सटीक निशान बनेगा, जैसे हम यहाँ चांदा रख के बना रहे हैं, तो क्या 90 अंश पर इधर वाली भी एक ही जगह जाएगी? अगर एक ही जगह जाएगी तो हम एक ही जगह से रेखा कहाँ खींच सकते हैं? अगर हम एक ही जगह से रेखा नहीं खींच सकते, जैसे सपोज दैट यहाँ से अगर हम 90 अंश का बनाते हैं तो इधर वाला भी 90 यहीं आएगा, इधर वाला भी 90 यहीं आएगा, तो हम कहाँ से खींच देंगे? तो क्या हम पृथ्वी के बाहर निकल जाएंगे? नहीं, तो हम इन दो अक्षांशों को नहीं खींच सकते। 90 अंश वाले, ध्यान रखिएगा, 90 अंश वाले अक्षांशों को नहीं खींचा जा सकता, इसलिए 90 वाले अक्षांश माइनस हो जाएंगी। इस 90 में से इधर वाला 90 घटेगा, एक बचेगा 89, इसमें से भी एक घटेगा, बचेगा कितना, 89। इन दोनों 89 को जब आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 178। ध्यान रखिएगा, इसमें 0 अंश वाली अक्षांश नहीं जुड़ी थी, अर्थात अगर हम उसे भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 179। टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई, 179। ठीक है, नोट करिए। तो हमारे यहाँ हमारी पृथ्वी पर जो अक्षांशों की संख्या है वो कितनी है, 179, जिसमें 89 जो हैं वो हैं हमारे उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, गोलार्ध तो आपको पता ही होगा, गोलार्ध आपके दो होते हैं, एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। अगर हमने जो है ऊपर नीचे में दो भाग किए हैं, तो अगर हम इस साइड में करेंगे, जैसे इधर को कर दिया, तो ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये हो जाएगा, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो दो गोलार्ध इधर से इधर को बनते हैं। अगर हम इधर से आधा करेंगे तो, लेकिन हम उत्तर से दक्षिण की ओर आधा आधा करते हैं, तो ऐसे में दो गोलार्ध हमारे सामने आते हैं, एक होता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी है, 89, 89। दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी है, 89 यानी 89। आपको ध्यान रखना है, अक्षांशों की संख्या बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपका प्रश्न पूरी तरह गलत कर देगा अगर अक्षांशों की संख्या गलत लिखिए। अक्षांशों की संख्या 89 ऊपर 89 नीचे, साथ साथ में एक 0 अंश वाली जोड़ देंगे, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 179 हो जाएगी। अब हमारा अक्षांश रेखाएं समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, वो ऐसे होती हैं। ये सभी रेखाएं इस ध्रुव से होकर के ही जाती हैं, ऊपर वाले ध्रुव से होकर के ही जाती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं होती, समानांतर रेखा ये नहीं होती हैं, अर्थात यहाँ की दूरी ज़्यादा है, यहाँ की दूरी कम है, यहाँ की दूरी कम है। जब हम विषुवत रेखा, ये है हमारी कौन सी रेखा, ये है हमारी विषुवत रेखा, इस रेखा में ध्यान रखिएगा, इस रेखा पर इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी, लेकिन यदि हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो इनके बीच की दूरी 111 नहीं होगी, वो कम होगी। ध्रुवों की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो इनके बीच की दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है।
लेकिन जब हम विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो इसकी दूरी बढ़ती जाती है, यहाँ कम हो रही है, यहाँ कम हो रही है। लेकिन जब हम विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो इनके बीच की दूरी बढ़ेगी। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी पर खींची हुई उत्तर से दक्षिण की ओर ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर का मतलब एकदम सीधी ना हो, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहेंगे। इनके बीच की दूरी क्या होगी? बराबर नहीं होगी और ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर दूरी घटेगी और विषुवत रेखा की तरफ बढ़ने पर इनकी दूरी बढ़ेगी। और विषुवत रेखा पर अगर हम इनके बीच की दूरी देखें तो 111 किलोमीटर के आसपास आती है। और विशेषता यह है कि ये ध्रुवों से होकर के ही जाती हैं और इनकी संख्या टोटल 360 है। अर्थात हम पूर्वी गोलार्ध में अगर देखें तो हमारी कितनी रहेंगी? 180। और यदि पश्चिमी गोलार्ध में देखें तो कितनी रहेंगी? 180। टोटल 180 प्लस 180 बराबर 360, यानी टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी? 360। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, टोटल संख्या होती है 360। तो चलिए इनकी डिफिनेशन आप लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, ये पृथ्वी को जब झुका दिया जाता है, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी पर झुकी है, इसी कारण से जो है नदियों के ऊपर और हमारी जलवायु के ऊपर हर एक चीज़ पर प्रभाव पड़ता है। दिन और रात में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं झुके होने के कारण। तो हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष में वाकई में पृथ्वी कैसी दिखती है, वैसा हम रूप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, चलिए यहाँ देखते हैं कि यह है हमारा ध्रुव, यहाँ पे हम ध्रुव बना दे रहे हैं इस जगह पे। और ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो इसके चारों तरफ खींची हुई होती हैं। ठीक है, अब इनके हम देशांतर रेखाओं को जरा बना लेते हैं। देशांतर रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? ठीक है, एक सेकेंड। तो अब आपको देखने में एकदम पृथ्वी जैसा लग रहा है ना। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको कि ये जो है अक्षांश रेखाओं को मैंने ब्लैक से बनाया है। जैसे ये और ये दोनों क्या हैं? ये अक्षांश रेखाएं हैं। और ये वाली सीधी सीधी वाली जो है, ये जो रेखाएं हैं वो कौन सी है? देशांतर। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हमारी ये वाली कौन सी है? ये वाली रेखा अक्षांश है। और ये जो नीले कलर से मैंने बना रखी है वो कौन सी है? वो है देशांतर। तो अक्षांश रेखाएं ब्लैक इसलिए से बनाई मैंने और देशांतर को नीले से। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी क्या है? ये बराबर रहती है। ये सामने की स्थिति में है। जैसे यहाँ पर देखें, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जो होगी वो 111 किलोमीटर यहाँ भी होगी और 111 किलोमीटर यहाँ भी होगी। अर्थात इसकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ की स्थिति को देखें तो यहाँ की स्थिति में यहाँ काफ़ी अंतर पाया जाएगा। इस जगह पर जो है इन देशांतरों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी और इस जगह पर इसके बीच की दूरी कम। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कम, यानी देशांतरों के बीच की दूरी क्या है? कम है। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम इस वाले अक्षांश को देखें, इस वाले को, तो ये अक्षांश जो है क्या ध्रुव से होकर गई है? नहीं, ध्रुव तो हमारा ये बीच में है। ये क्या? ये ध्रुव है हमारा। इस वाले एरिया को अगर हम देखेंगे तो ध्रुव है। ये कौन सा ध्रुव है? ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव हमारा नीचे की तरफ है, जो हमें दिख नहीं रहा, वो पृथ्वी के पीछे है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं
सरल सीधी रेखा में समानांतर रूप में खींची हुई हैं वो अक्षांश हैं, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो ऊर्ध्वाधर है जिनके बीच की दूरी बराबर नहीं है वो कैसी हैं, वो देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, दोनों की संख्या भी आपको काउंट रखनी है, 179 और 360। पूरा प्रत्यक्ष चित्र मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया है। कहीं से भी कोई डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें। ठीक है, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारा जाल बना हुआ है इस पृथ्वी पर, इस जाल को हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं द्वारा बनाया गया जाल कहते हैं। ठीक है, रेखा जाल के नाम से ये कई बार प्रश्न आया है कि आप जो है रेखा जाल से आप क्या समझते हैं। तो पृथ्वी पर खींची हुई जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा एक जाल प्रदर्शित होता है, बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेखा जाल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे ज़रा एक बार नोट करिए। तो अब मैंने थोड़ा सा जाल को बढ़ा दिया है, अब आप प्रत्यक्ष देख पा रहे होंगे। समय कम लगे क्योंकि वीडियो में काफ़ी समय जाता है, तो इसलिए मैंने पहले से इसको बना दिया है। ठीक है, तो अब आप प्रत्यक्षली देख पा रहे होंगे कि हाँ, पृथ्वी पर रेखाओं का एक बहुत विशालकाय जाल पाया जाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये नीली कलर की जो रेखाएं हैं, जो नीले रंग से हैं, वो हमारी देशांतर रेखाएं हैं। वो सब की सब ध्रुवों से होकर ही जा रही हैं। और जो है जो ब्लैक स्केच से बनाई गई देशांतर रेखाएं हैं, वे सभी कैसी हैं, वे सभी हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर में काफ़ी फ़र्क है। अक्षांश हमारी ध्रुवों से कोई लेना देना नहीं होता उनका, देशांतर बगैर ध्रुव से हुए वो कहीं नहीं जाती। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी कन्फर्मली पता होनी चाहिए। तो आप भी कॉपी में, मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर कॉपी में बनाएंगे तो थोड़ा सा इजी पोर्शन आपको लगेगा। ये जो आपको ये टफ़ लग रहा है वो काफ़ी इजी लगने लगेगा। वैसे इसको बनाते तो चांदी से हैं, लेकिन जब हम इसको प्रत्यक्ष बनाने लगेंगे तो चांदी का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि चांदी का यूज़ हम तब कर सकते हैं जब पृथ्वी झुकी हुई ना हो, एकदम सीधी हो। जब सीधी होगी तभी चांदी का यूज़ हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कभी भी आप जो है जब चित्र बनाते हैं तो वो काल्पनिक होता है, और जो प्रत्यक्ष होता है वो ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और पृथ्वी की जो आगे की जो कंडीशंस हैं वो हम अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे, जो कि वीडियो है भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अन्य वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको अगली वीडियोस मिल सकें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा एंड तक ही देखना चाहिए। ओके, तो दोस्तों ये मैंने अप्रत्यक्ष तरीके से बना दिया है, कैसी वो दिखाई पड़ती है। आपको साफ दिख रहा होगा अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल। इस जाल में जो अक्षांश रेखाएं हैं वो ब्लैक स्केच से बनाई गई हैं, काले स्केच से एकदम साफ दिख रही हैं। ये वाली जो गोल गोल दिखाई पड़ रही हैं, ये सारी कौन सी हैं, ये सभी की सभी अक्षांश रेखाएं हैं। और अगर हम देशांतर को देखें तो देशांतर रेखाओं को मैंने नीले स्केच से बना रखा है, ब्लू स्केच से, तो वो भी आप देख पा रहे हैं एकदम क्लियरली। यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि वो पृथ्वी पर जो एक रेखाओं वाला जाल है वो है कैसा। ठीक है, देख रहा ना कितनी सारी रेखाएं हैं, और सभी रेखाएं क्या हैं, पृथ्वी पर जनरली तौर पर खींची हुई हैं, जो एक जाल का निर्माण कर रही हैं। जैसे मकड़ी का जाला नहीं होता, एकदम उसी टाइप का कुछ जाला हमारी पृथ्वी पर भी है। वो जाल जो है वो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल जो है रेखा जाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। जब तक देखिए, जब तक आप ग्राफ और चित्रों का यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको ये विषय टफ ही लगती रहेगी। जैसे ही आपने ग्राफ और चित्र का यूज़ किया, एकदम समस्या पूरी जड़ से समाप्त हो जाती है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आज के वीडियो का मेरा उद्देश्य था कि आपको अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं पूरी तरह समझ में आ जाएं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे शेयर करिए।
जिससे हम उस समस्या का निदान अपनी अगली सेशन, अपनी अगली वीडियोज़ में कर सकें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगली जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको पूरी तरह से पहुंच सकें। आज मैंने केवल अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में बताया है। अगली वीडियो में मैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बीच भारत की कंडीशन क्या है, मैं उस शीर्षक पर चर्चा करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, आपको उस वीडियो को यदि देखना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है।